नमस्कार, स्वागत है आपका उज्ज्वल जी के चैनल पर और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था पढ़ने वाले हैं और इसके महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। देखिए, अगर आप उज्ज्वल जी के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। तो देखिए, अगर आप उज्ज्वल जी के चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, यहाँ पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप रीट से संबंधित आरपीएससी की से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं उससे संबंधित कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उज्ज्वल जी के चैनल पर जाकर तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला आज जो हमारा प्रश्न है वो है राजा से संबंधित, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। देखिए, चोल शासन जो था वो राजतंत्रात्मक शासन था। देखिए, अगर आपने इससे पहले चोल साम्राज्य की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, उसमें हमने सारे जो राजा लोग हैं चोल काल के वो सभी पढ़ा दिए हैं और उसके बाद ये जो है व्यवस्थाएं पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चोलकालीन जो सम्राट है जितने भी वो सभी पढ़ाए हुए हैं एक वीडियो में चोल साम्राज्य के अंतर्गत। देखिए, जो चोल शासन था वो कैसा शासन था? राजतंत्रात्मक। और केंद्र प्रशासन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई था तो वो कौन था? राजा था। तो सबसे पहला प्रश्न ही इससे शुरू होता है। चक्रवर्तीगल, सम्राट, त्रिलोक जैसी उपाधियाँ कौन धारण करते थे? तो चोल शासक जो होते थे वो चक्रवर्तीगल, सम्राट, त्रिलोक जैसी उपाधियां धारण करते थे। चोल शासक अपना राज्याभिषेक करते थे, कहाँ पर करते थे? तो देखिए, तंजौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो चोलपुरम है, चिदम्बरम है, गंगईकोंड है, उपाधियां भी इन्होंने ली हैं गंगईकोंड की, है ना। तो यहाँ पर ये अपना राज्याभिषेक जो है करवाते थे। तंजौर या तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम और चिदम्बरम में। चोल शासकों की देवताओं के रूप में मंदिर में पूजा कब आरंभ हुई थी? तो देखिए, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी उसके बाद में उनकी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर दी जाती थी। खास तौर पे हमें तंजौर में जो है मूर्तियां मिली हैं और इसके जो है अवशेष मिले हैं, जिससे पता लगता है कि चोल शासकों की देवताओं के रूप में मंदिर में पूजा होती थी। परांतक द्वितीय और राजेंद्र चोल की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो तंजौर के या तंजावुर के जो मंदिर है उसमें स्थापित की गई है। चोल प्रशासन में अधिकारियों की कितनी श्रेणियां होती थी? अधिकारी देखिए दो प्रकार के होते थे, एक ऊपरी श्रेणी के होते थे और एक निम्न श्रेणी के होते थे। दो प्रकार की श्रेणियां होती थी। पेरू नंदनम और शिरु नंदनम कर्मश्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो ये पेरू नंदनम जो होते थे वो उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे और जो शिरु नंदनम होते थे ये निम्न श्रेणी के अधिकारी होते थे चोल प्रशासन में। चोल प्रशासन कितने प्रांतों में बंटा था? तो देखिए, 6 प्रांतों में बंटा था। सबसे पहले होता था राज्य, ठीक है, जहाँ पर राजा जो है निवास करता था, राजा जो है प्रशासन संभालता था। उसके बाद मंडलम होता था, यहाँ पर राजकुमार जो है शासन संभालते थे। उससे छोटी इकाई जो होती थी, उससे छोटा प्रांत जो माना जाता था वो कोट्टम होता था। उससे छोटा वलनाडु, ठीक है, और उससे छोटा नाडु। ये नाडु काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अगला प्रश्न आएगा आपका। और कुर्रम, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 प्रांतों में बटा था। आप ये कह सकते हैं कि 6 एक से मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से 6 जो हैं प्रांत थे। सबसे पहले राज्य, फिर उसके बाद मंडलम, फिर कोट्टम, फिर वलनाडु, फिर नाडु, फिर कुर्रम, ठीक है। राज्य राजा संभालता था, मंडलम राजकुमार संभालता था। नाडु में जो सभा होती थी वो क्या कहलाती थी? नाट्टार कहलाती थी। क्या कहलाती थी? नाट्टार कहलाती थी। देखिए, जो सभा होती थी नाट्टार, ये भू राजस्व का प्रबंध करती थी और भू राजस्व का प्रबंध ये ऊपरी स्तर से लेकर निचले ग्राम स्तर तक का होता था, ठीक है। राज्य से लेकर कुर्रम तक का जो स्तर है वहाँ तक नाट्टार जो होती थी
ये क्या करती थी, भू राजस्व का प्रबंध करती थी। नगरम, नगरम किसकी सभा होती थी, तो नगरम जो होती थी व्यापारियों की सभा होती थी। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो देखिए ग्राम चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। और देखिए स्थानीय स्वशासन का आपने नाम सुना है, स्थानीय स्वशासन के लिए मैंने पहले भी जब आपको पढ़ाया था चोल साम्राज्य, जब सम्राट पढ़ाए थे तब भी मैंने ये कहा था कि स्थानीय स्वशासन के लिए फेमस रहा है कौन, चोल साम्राज्य। ठीक है, तो चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो ग्राम होती थी और ये स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे। किस अभिलेख में ग्राम सभा की शासन प्रणाली का विवरण पता चलता है। देखिए आपसे अगर पूछा जाता है कि भारत में, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, तो भारत में पहली बार जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है, तो ये जो अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख यहाँ से पता लगती है, उत्तर मेरूर अभिलेख यहाँ से पता चलती है। या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस अभिलेख में ग्राम सभा की शासन प्रणाली का विवरण पता चलता है, तो उत्तर मेरू अभिलेख है जहाँ पर स्थानीय स्वशासन के बारे में जो है जानकारी प्राप्त चलती है। चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर थे, तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर हैं या नगरम क्या है, नाडु क्या है, ये सारी जानकारियाँ जो हमें पता चलती हैं उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलती हैं। ये जो तीनों स्थानीय स्वशासन के स्तर बताए गए हैं ये हमें कहाँ से पता चलते हैं, उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलते हैं। तो चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन के कितने स्तर थे, 3 स्तर थे। उर होती थी सामान्य मनुष्यों की संस्था। सभा या जिसको महासभा भी कहते थे, ये वरिष्ठ ब्राह्मण लोग जो होते थे उनकी संस्था होती थी, वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था होती थी सभा या महासभा। फिर आता है नगरम, यानी कि व्यापारियों की ये संस्था होती थी, पहले भी हम बात कर चुके हैं व्यापारियों की सभा क्या कहलाती थी, नगरम कहलाती थी। तो उर होती थी सामान्य मनुष्यों की संस्था, सभा या महासभा होती थी वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था और नगरम होती थी व्यापारियों की संस्था। उर की कार्य समिति क्या कहलाती थी, तो गणम कहलाती थी। क्या कहलाती थी कार्य समिति उर की, गणम कहलाती थी। चोल काल में वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था क्या कहलाती थी, तो वरिष्ठ ब्राह्मणों की संख्या जो है वो कहलाती थी सभा या महासभा। क्या कहलाती थी, सभा या महासभा कहलाती थी। किसकी संस्था, वरिष्ठ ब्राह्मणों की संस्था। अगर हम बात करें कि वरिष्ठ ब्राह्मण को क्या कहते थे, तो वरिष्ठ ब्राह्मण लोगों को कहते थे अग्रहार। ठीक है, अग्रहार के रूप में जमीन भी दी जाती थी और अग्रहार कहा किसे जाता था, वरिष्ठ ब्राह्मणों को कहा जाता था। चोल प्रशासन में महासभा के सदस्य कहलाते थे, क्या कहलाते थे, ये कहलाते थे पुरुंगुरी। ठीक है, ये कहलाते थे पुरुंगुरी, पुरुंगुरी या पेरुमक्कल कहलाते थे महासभा के सदस्य चोल प्रशासन में। चोल प्रशासन में समिति के सदस्य क्या कहलाते थे, तो वार्य पेरुमक्कल कहलाते थे। क्या कहलाते थे, चोल प्रशासन में समिति के सदस्य ये कहलाते थे वार्य पेरुमक्कल। देखिए जो सभा होती थी उसकी जो बैठक होती थी, ठीक है, वो कहाँ पर होती थी, मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे या जलाशय के किनारे होती थी। सभा की जो समितियां बनी होती थी उन्हें क्या कहते थे, देखिए महासभा या सभा की क्या आगे क्या बनी होती थी, समितियां बनी होती थी। तो ये समितियां जो होती थी इन्हें क्या कहते थे, इन्हें वार्यम कहते थे। क्या कहते थे, वार्यम कहते थे। वार्यम के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, तो 30 होती थी। देखिए कोई भी गांव होता था वहाँ पे 30 वार्ड बना दिए जाते थे और हर एक वार्ड के लिए एक वार्यम जो है वो चुना जाता था। और ये लोग जो होते थे ये इनकी जो है चुनाव में इनका क्या होना चाहिए, 35 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए, एक वेद का इनको ज्ञान होना चाहिए जो भी वार्यम का सदस्य बनेगा, किसी भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए, विचार इनके नेक होने चाहिए, वो सदस्य चुने जाते थे। और समिति का जो कार्यकाल होता था वो 3 साल का होता था, यानी कि जो वार्यम का सदस्य होगा वो 3 साल के लिए चुना जाएगा। ठीक है, और गांव कितने वार्डों में बटा था, 30 वार्डों में, और वार्यम के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, 30 होती थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। सार्वजनिक भूमि पर
किसका स्वामित्व होता था। देखिए यहाँ पर बात आ रही है गांव की जो सार्वजनिक भूमि है, ठीक है, गांव की जो सार्वजनिक भूमि है उस पर किसका स्वामित्व होता था, महासभा का स्वामित्व होता था, ठीक है। और महासभा क्या करती थी, गांव के हित के लिए ऐसी भूमि पर टैक्स लगाती थी जिन्हें इकट्ठा करने का काम कौन करता था, इकट्ठा ग्राम सभा। जो आज की ग्राम सभा आप देखते हैं तो उसी प्रकार से ग्राम सभा होती थी। ये क्या करती थी, टैक्स को इकट्ठा करती थी, ठीक है, और राजकोष में जमा कराती थी। जो महासभा होती थी इसका काम तो होता था टैक्स लगाना, और ग्राम सभा जो होती थी इसका काम होता था टैक्स को इकट्ठा करके राजा के राजकोष में जमा कराना, ठीक है। और ये जो ग्राम सभाएं होती थी इनका एक काम और होता था, कई काम और होते थे, जैसे कि विवादों का निपटारा करना, मंदिरों का निर्माण करवाना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना, या किसी और जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उनका जीर्णोद्धार करवाना, आय व्यय का उचित प्रबंध करना, ये सभी काम जो होते थे वो ग्राम सभा करती थी। भूमि कर के अतिरिक्त चोल प्रशासन में कर लगाए जाते थे। तो देखिए भूमि कर तो सबसे ज़्यादा जो है होता था, 1/3 लगाया जाता था, ठीक है। और भूमि कर के अलावा जो है कर कौन से लगाए जाते थे, विवाह पर कर लगता था, व्यापार पर होता था, चुंगी पर कर लगता था। आजकल विवाह पर कर शायद नहीं लगता, लेकिन पहले ज़माने में विवाह पर भी कर लगाया जाता था। चोल काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा था, तो भूमि कर था। और मैंने अभी आपसे कहा कि भूमि कर जो है वो 1/3 लिया जाता था। राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत होता था वो भूमि कर होता था। उपज के आधार पर भूमि को बांटा गया है कितनी, तो चोल प्रशासन में 12 कोटियों में बांटा गया। ऐसा नहीं है, भूमि कर हर जो है भूमि, कोई भी किसान है उसकी अगर भूमि जो है अच्छी नहीं है, उपज अच्छी नहीं हो रही, तो उस पर भी 1/3 कर लगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। 12 कोटियाँ जो है उपज के आधार पर भूमि को बांटा जाता था, और उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर जो है टैक्स लगाया जाता था। यानी कि भूमि अच्छी है या बुरी है उसके आधार पर 12 कोटियाँ बांटकर उपज के आधार पर भूमि का जो आपके कर है वो लगाया जाता था। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, जो सोने के सिक्के हैं वो चोल काल में क्या कहलाते थे, काशू कहलाते थे। क्या कहलाते थे, काशू। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। क्या कहलाते थे चोल काल में सोने के सिक्के, काशू कहलाते थे। चोल काल में भूमि माप की इकाई क्या थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेली थी। भूमि माप की जो इकाई थी वेली, यानी कि फ्री रहना, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना वेली, यानी कि फ्री रहना, ठीक है। तो याद रखिएगा भूमि माप की इकाई वेली, और सोने के सिक्के काशू कहलाते थे। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली किसकी देन है, तो दक्षिण भारत में नहरें जो बनवाई हैं सबसे ज़्यादा, या फिर आप कह लीजिए नहरों की प्रणाली जो देन है वो किसकी है, चोलों की देन है। चोलों की सेना कौन सी होती थी, हमने बात की थी कि 12,000 द्वीपों पर किसने राज किया था, चोलों ने राज किया था। और उस श्रीलंका सहित, ठीक है, श्रीलंका सहित जो 12,000 द्वीप थे, जावा है, सुमात्रा है, ठीक है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, अंडमान निकोबार है, इस प्रकार से मलाया जावा है, ये सारे जो 12,000 द्वीप थे इन पर अपनी जो इन्होंने वर्चस्व स्थापित किया था वो किसके आधार पर किया था, जल सेना या आप कह लीजिए नौ सेना शक्ति के आधार पर किया था, ठीक है। स्थल सेना में इनके होती थी पदाती सेना, पैदल से यानी कि पैदल सेना, गजारोही सेना यानी कि हाथियों की सेना, अश्वारोही सेना यानी कि घोड़े की सेना। चोलकालीन समाज किस पर आधारित होता था, वर्णाश्रम धर्म पर आधारित होता था। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वर्णाश्रम धर्म में 4 माने गए हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्राह्मण माना गया है, फिर आपके क्षत्रिय माना गया है, और फिर वैश्य, और फिर शूद्र। यहाँ पर जो वर्णाश्रम देखने को मिलता है चोल काल में वो 2 प्रकार से माना जाता था, यानी कि व्यक्ति या तो ब्राह्मण होगा या फिर अब्राह्मण होगा। इस प्रकार से इन्होंने बंटवारा किया था वर्णाश्रम धर्म पर, ठीक है। तो 2 प्रकार से इन्होंने समाज को बांटा था, एक तो ब्राह्मण लोग होंगे और एक ब्राह्मण लोग नहीं होंगे, ठीक है। जो ब्राह्मण होंगे वो तो उच्च जो है अधिकारी या उच्च स्थितियों में होंगे, और जो अब्राह्मण होंगे वो समाज से दूर रहेंगे, शूद्र कहलाएंगे या छूत कहलाएंगे। वेलाल थे, वेलाल जो थे वो शूद्र कृषक थे,
हमें वेलाल जो है वो मिलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चोल काल में वेलाल किसको कहते थे? शूद्र कृषकों को वेलाल कहते थे। चोल काल में दक्षिण वर्गीय जिसको वलंगई कहा जाता था, ठीक है, और वाम वर्गीय जिसको इडंगई कहा जाता था। वलंगई और इडंगई, इनके काम कौन से होते थे? तो ये हमें एक वर्ग मिला है, ठीक है। तो इनके कार्य क्या थे? वलंगई जो थे इनका काम था कृषक का काम था, श्रमिकों का काम था। इडंगई जो होते थे वो हस्तशिल्पकार या दस्तकार होते थे। चोल काल में दास प्रथा थी। जी हाँ, दास प्रथा थी। स्त्रियों की दशा कैसी थी? स्त्रियों की दशा देखिए अच्छी होती थी। जो उच्च कुल की औरतें होती थी उनको संपत्ति जो होती थी उनका स्वामी माना जाता था और अपनी इच्छा से वो अपनी संपत्ति को बेच भी सकते थे। इस प्रकार से स्त्रियों की दशा यहाँ पर अच्छी मानी गई है। चोल काल में उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिला की संतान क्या कहलाती थी? अगर विवाह होता था उच्च वर्ग के पुरुष का और निम्न वर्ग की महिला का, तो जो संतान पैदा होगी वो रथराज कहलाएगी। चोल काल में क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का न होना क्या है? एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि जहाँ पर हम वर्णाश्रम की बात करते हैं, वर्णाश्रम की, तो वहाँ पर हमें 4 वर्ग जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन चोल साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जहाँ पर क्षत्रिय और वैश्य वर्ग वर्णाश्रम में देखने को नहीं मिले हैं, केवल ब्राह्मण और अब्राह्मण देखने को मिलते हैं। चोल लेखों में वैदिक कर्मकांडों की चर्चा हुई है? तो बहुत कम चर्चा हुई है, ठीक है। वैदिक कर्मकांडों की राजाधिराज के लेखों में अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन जरूर मिलता है, ठीक है, लेकिन वैदिक कर्मकांडों की चर्चा बहुत कम हुई है, क्योंकि ये लोग जो है शिव को यानी कि शैव मत को बहुत ज़्यादा मानते थे। साथ ही साथ इन्होंने जो विष्णु मत है या वैष्णव मत है इसको भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छा माना है, प्रश्रय दिया है। जो आलवार संत होते थे, ठीक है, उनको भी काफ़ी मानते थे, यानी कि वैष्णव मत वाले संतों को। और उसके साथ ही ये लोग जो हैं ये जैन धर्म का भी इस टाइम में प्रचार हुआ है। इसका मतलब ये धर्म के नाम पर ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ शैव मत को ही जो है प्रश्रय देते थे, बल्कि ये जो है सभी धर्मों को प्रश्रय देने वाले थे, लेकिन मानते ये थे शैव मत को। ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कला स्तंभ युक्त मंदिर व वृहत सदन विशेषताएं हैं। तो किसकी विशेषताएं हैं? चोल कालीन मंदिरों की विशेषताएं हैं, या आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के मंदिरों की ये विशेषताएं हैं। द्रविड़ शिल्प कला की सर्वोत्तम कृति कौन सी है? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है जो कि राजराज ने बनवाया है, फर्स्ट ने, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताया था बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, यहाँ नहीं बताएंगे ज़्यादा। तो दक्षिण द्रविड़ जो शिल्प कला है उसकी सबसे अच्छी कृति तंजौर या तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर माना जाता है। चोलों के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माता कौन थे? राजराज प्रथम थे, ठीक है, राजराज प्रथम थे। चोल काल में मंदिर बनाने की शैली कौन सी थी? तो द्रविड़ शैली थी। आपको पता है 3 प्रकार की शैलियाँ प्रचलित थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर उत्तर भारत की, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, और बेसर शैली दोनों का मिश्रण। देखिए द्रविड़ शैली में जो द्रविड़ शैली थी वो चोल काल में अपने शिखर पर थी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शीर्ष पर कौन सी जो शैली थी वो थी मंदिर बनाने की शैली, यानी कि द्रविड़ शैली। यानी कि आप कह सकते हैं कि मंदिरों को बनाने की शैली का स्वर्ण काल चल रहा था चोल काल में। चोल काल में मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो देखिए पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो पत्थरों से, पाषाण से बनाई जाती थी। अब जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो कांस्य धातु से बनाई जा रही हैं, ठीक है, चोल काल में। चोल काल में अधिकतर मूर्तियां किस में बनाई गई? तो ये नटराज की मूर्ति बनाई गई, और आपको पता है कांस्य धातु में आपने मूर्तियां देखी होंगी नटराज की, ठीक है, तो कांस्य धातु में इन्होंने बनाई थी नटराज की, यानी कि नटराज किसको कहते हैं? शिव जी को। तो शिव की मूर्तियां, यानी कि शैव मत, इससे पता लगता है कि शैव मत का उत्कृष्ट विकास जो है चोल काल में हुआ था। चोल काल में मंदिरों का निर्माण ईंटों की बजाय किस में शुरू हुआ? पत्थरों से। देखिए उल्टा हो रहा है, मूर्तियां यहाँ पर किससे बन रही हैं? पत्थरों की बजाय कांस्य में।
ठीक है, धातु में बन रही है। और यहाँ पर मंदिर जो है गुप्त काल में ईंटों के बजाय बनाए जा रहे हैं, और गुप्त काल के बाद यहाँ पर चोल काल में जो है ईंटों की बजाय पत्थरों में बनाए जा रहे हैं। तो उल्टा हो गया है, तो मंदिरों के निर्माण जो है वो पत्थरों से बनाए जा रहे हैं, और जो मूर्तियाँ हैं वो पत्थरों की बजाय कांस्य धातु से बनाई जाने लगी। मामल्लपुरम और कांचीपुरम के मंदिर बनाए गए, तो किससे बनाए गए? ये देखिए पत्थरों से बनाए गए हैं मामल्लपुरम के मंदिर और कांचीपुरम के मंदिर, काफ़ी फेमस हैं। आलवार संतों को चोल काल में कहा गया, तो आलवार जो संत होते थे इनको चोल काल में आचार्य की जो है श्रेणी दी गई, और पहले आचार्य जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं नाथ मुनि। कौन से थे? नाथ मुनि पहले आचार्य माने जाते हैं। आलवार संत कौन से होते थे? जो वैष्णव मत को मानने वाले संत होते थे। चोल नरेशों ने अपना राजगुरु किसको नियुक्त किया? शैव संतों को अपना राजगुरु नियुक्त किया, क्योंकि शैव मत को ये ज़्यादा प्रश्रय दे रहे हैं। वैष्णव धर्म का भी प्रचार हो रहा है, लेकिन शैव संतों को इन्होंने अपना राजगुरु नियुक्त किया। शैव मत के भक्ति गीतों के संकलनकर्ता कौन थे? काफ़ी फेमस है, नाम्भी, आंडार नाम्भी, ठीक है। और ये समकालीन किसके थे? तो राज, ठीक है। और जो राजेंद्र प्रथम था, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में की थी, राजेंद्र प्रथम और राज की, इन दोनों का समकालीन कौन था? नाभी, आंडार नाभी जो था वो राज और राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। शैव मत के भक्ति गीतों को संकलन किया था इसने। वैष्णव धर्म के आचार्य रामानुज ने ब्रह्मसूत्र में भाष्य लिखा, तो श्री भाष्य लिखा था, ठीक है। जब हमने भक्ति काल पढ़ा था उसमें जो है चर्चा की थी विस्तृत रूप में रामानुज की, तो अगर भक्ति काल की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं उज्ज्वल जी के चैनल पर। शैव आपके जो शैव संत हैं, आलवार हैं, वो सब बताए गए हैं, सूफी मत पे बताया गया है। तो वैष्णव धर्म के आचार्य जो रामानुज थे उन्होंने ब्रह्मसूत्र में भाष्य लिखा, श्री भाष्य। चोल काल में सर्वाधिक विकास हुआ, किसका विकास हुआ? तो देखिए 3 चीज़ों का महत्वपूर्ण रूप से विकास हुआ। एक तो तमिल भाषा का, एक मंदिरों का निर्माण, मैंने आपको बताया था कि ये स्वर्ण युग कह सकते हैं आप, स्वर्ण युग चल रहा था किसका? मंदिरों के निर्माण का। और साहित्य का भी विकास जो है अपने चरम पर था। जय गोंदार कौन थे? तो जो जय गोंदार थे ये कौन थे? जय गोंदार, ये जय गोंदार थे कुलोतुंग प्रथम के राजकवि। हमने बात की थी कुलोतुंग प्रथम की पिछली वीडियो में चोल साम्राज्य में। तो कुलोतुंग प्रथम जो चोल शासक था इसके राजकवि थे जय गोंदार, और इसने जो रचना की थी वो थी कलिंग तत्तुपर्णी, ठीक है, कलिंग तत्तुपर्णी, ये इनकी रचना थी जय गोंदार की। अमृत सागर और बुद्ध मित्र कौन थे? ये चोल काल के जैन जो बौद्ध विद्वान हैं वो थे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष स्थिति थी किनकी? चोलों की। कंबन ने तमिल रामायण किस नाम से लिखी है? तो कंबन काफ़ी फेमस है, आपने पढ़ा होगा, तमिल साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो लिखा है कंबन ने, जिसका नाम है रामावतारम किसने लिखा है? कंबन ने लिखा है। तमिल रामायण जो है किस नाम से लिखी है? रामावतार नाम से, और तमिल साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है रामावतारम। अंतिम प्रश्न है, चोल काल में 10वीं शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरीपट्टनम था चोल काल में 10वीं शताब्दी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह, ठीक है। तो इस प्रकार से 50 प्रश्न हमने देख लिए। हमने पहले बात की थी पिछली वीडियो में कि संगम काल से हमें 2 राजाओं के नाम मिलते हैं, करिकाल उसमें महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है हम 9वीं शताब्दी से पढ़ना शुरू करते हैं किसको? चोल काल को, और उसके बाद हम बात करते हैं चोल चालुक्य वंश चलता है। तो इस प्रकार से 3 स्थितियां चलती हैं चोल राजाओं की, संगम युग के चोल, 9वीं शताब्दी के चोल और चोल चालुक्य वंश के चोल, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।